ओके एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 11th को शुरू करने वाले हैं। जो हमारा क्लास 11th है, ठीक है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोबारा से क्लास 11th के बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना है। तो क्लास 11th का जो हमारा क्या कहते हैं बुक है, क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स का किताब है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छा सा बुक, जो हम अपने समय पे, जब हम 2000 क्या कहते 2000 कितने में थे, 2019 से लेकर के 20 का सेशन था, ठीक है। इस समय हम 11th क्लास में थे। इस समय हम इस बुक को पढ़ रहे थे, ठीक है। मतलब कि वैसे हम थे ना 12th क्लास में, हमारे समय पे, अगर हम अपने समय पे बताए ना, तो हमारे समय पे जो 11th क्लास में जो बुक था, वो हमारा दो था। एक था हमारा सांख्यिकी, ठीक है, एक सांख्यिकी का किताब होता था और एक हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये दो हमारा बुक होता था, ठीक है। और 12th क्लास में हम लोग का, जब हम लोग 12th क्लास में आए थे, अभी तो हम 11th क्लास में इस किताब को देख रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th के लिए पाठ्य पुस्तक। तो अगर हम लोग 12th क्लास में भी हो और अगर हमारे पास ये बुक हो, तो हम लोग को इसको बस कवर करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो बुक का नाम है वो है डेवलपमेंट, ठीक है। जो हम लोग के बुक का नाम है वो है हमारा डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारा बुक का नाम है, ठीक है। हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश जो छात्र है दोनों तक ये जो कंटेंट है उसका लाभ पहुंचा सके, ठीक है। दोनों के दोनों जो भी छात्र होंगे उन तक ये वीडियो पहुंचे और एक अच्छा हमारा पकड़ बनता हुआ हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। तो चलिए हम इस बुक को शुरुआत करेंगे और एक अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, आपको बस मेरे साथ साथ मेरा जो नोट्स है उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये नोट्स जो है ये मुझे हम अपने सर से लिखे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसके अलावा हम जब ये नोट्स लिखवाएंगे, हम यहाँ पर आपको नोट्स लिखवाएंगे, जो जो चीज़ हम करने वाले हैं वो बताएंगे, नोट्स लिखवाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जब हम अपने 12th क्लास में थे, मतलब ये जो बुक है जब हम कर रहे थे, तो 12th क्लास में भी हमारा यही बुक चल रहा था। तो उस समय जो हमारे जो संदीप सर थे ना, वो हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन लिखवाए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जितने भी लिखवाए थे वो मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। उसका हम अलग से कॉपी बनाए थे। तो अब मुझे उन कॉपी को दोबारा से निकालना होगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, अगर अच्छे तरीके से इन वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम वो जो क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज होता है उसको भी ऑन करेंगे, मतलब उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो नोट्स होते हैं, ठीक है, जो नोट्स होते हैं उसको भी हम अच्छे तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। नोट्स हम अच्छे तरीके से, ये जो है ना, ये पूरा आपका नोट्स ही बनेगा, तो आपको बस मुझे फॉलो करना है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, मतलब जो हमारा ये वाला किताब है, पहले हम आपको बुक दिखलाते हैं, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्लास 11th के लिए ये पाठ्य पुस्तक है हम लोग का, ठीक है। तो ये जो बुक है ये आपके पास होना चाहिए, चाहे आप लोग क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो, आपके पास ये बुक होना चाहिए। चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या फिर हिंदी मीडियम का हो, आपको इस बुक को अच्छे तरीके से, जैसे जैसे टॉपिक एक एक करके होते जाएगा, आपको हर एक टॉपिक को अपने से पढ़ना है, ठीक है। और इनका जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होगा उसको देखना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों को मेरे से पूछना है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम हर एक क्वेश्चन का, अब हो सकता है कि मेरे से भी एक दो क्वेश्चन ना बने, तो हम उसका पूरा का पूरा क्या कहते हैं उन क्वेश्चंस को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसको अच्छे तरीके से हम करने का प्रयास करते हैं और एक अच्छा तरीके से जिसका नोट्स होता है वो आप लोगों को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास नोट्स है, मेरे हाथों में रखा हुआ। तो इन नोट्स को इन कैमरों के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यूनिट हमारा टोटल 4 होता है इस पर्टिकुलर बुक में, ठीक है। तो हम लोग को टोटल कितना यूनिट देखने के लिए मिलता है, जैसे पहला यूनिट होता है हम लोग का, इसमें टोटल 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ठीक है, और यूनिट नंबर 4, ठीक है।
इसमें हम लोग को टोटल 4 यूनिट देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर हम इन यूनिट की बातचीत करें तो हम इस बुक में ही देख के आपको बताते हैं। तो इसमें जो पहला यूनिट है वो है विकास नीतियाँ एवं अनुभव। तो भारत का जो डेवलपमेंट की जितनी भी नीतियाँ बनाई गई भारत के डेवलपमेंट के लिए, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 1947 से लेकर के 1990 तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 में हम लोग 1947 से लेकर के 1990 1990 तक पढ़ रहे होते हैं, और इसमें हम लोग 1950 से लेकर के 1990 तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 में 1991 नहीं, यूनिट नंबर 2 हम लोग का जो होता है उसमें हम लोग, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की हम बातचीत करेंगे। 1991 से इसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनको देख रहे होते हैं। और यूनिट नंबर 4 में हम लोग भारत और उसके आसपास के इतनी पड़ोसी देश हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपका जो क्या कहते हैं पाकिस्तान है। ये जितने भी देश हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे उस पर भी हम लोग को बातचीत करना होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर पे बातचीत करने वाले हैं। तो आज जो हमारा जो यूनिट होने वाला है वो है हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारा नाम क्या है, इसका नाम है विकास नीतियाँ एवं अनुभव। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारा जो चैप्टर बनता है, जैसे कि हम पहले आपको चैप्टर लिखवाते हैं, इसमें हमारा 2 चैप्टर निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हमारा एक चैप्टर निकल रहा होता है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में हम लोग का 4 चैप्टर निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, 4 चैप्टर, चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, जो हमारा यूनिट नंबर 4 होता है उसमें हमारा एक चैप्टर निकल के आ रहा होता है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये सब कुछ अगर आप लोग लिखते चलेंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा नोट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और एक बहुत ही अच्छा तैयारी हो रहा होगा। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा आप लोगों का 11th क्लास का जो इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उस पर आप लोगों का एक अच्छा पकड़ बन रहा होगा, और वास्तव में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। तो टोटल हम लोग को इसमें 8 चैप्टर पे बातचीत करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर को पकड़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 1 का, उस पर सबसे पहले बातचीत करेंगे, जो है हमारा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस पर हम लोग अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट नंबर 1 जो है हमारा विकास नीतियाँ एवं अनुभव 1947 से लेकर के 1990 तक की बातचीत हम लोग इसके अंतर्गत कर रहे होते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना होता है। एक फर्स्ट चैप्टर होता है जिसमें हम लोग स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी, इस चीज़ पर हम लोग को बातचीत करना होता है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके, ठीक है, अच्छे से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों तक वो जो नोट्स हैं उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके आप लोगों तक हर एक चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है एज ए स्टूडेंट कि हम भी किसी भी क्लास को अगर देख रहे होते हैं तो उस समय मुझे एक क्लास को देखने में हम 5 मतलब कि अगर हम एक क्लास को लगातार ऑनलाइन ऑनलाइन तौर पे देखते हैं तो 10 से 15 मिनट ही हम लगातार बैठ पाते हैं। ये कभी कभी हम 20 मिनट। ठीक है, अचानक से अगर मेरे से बोला जाए कि आप क्या कहते हैं 1 घंटा बैठिए, सेशन बैठ जाए, लेकिन इतने अच्छे तरीके से हम बीच में उठ ही जाएंगे। तो लगातार अगर मुझे बैठना हो तो 10 से 15 मिनट में अगर हम लोग बैठ रहे हैं तो एक अच्छा हमारा क्या कहते हैं कंसंट्रेशन के साथ हम लोग तैयारी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के साथ हम लोग अपने विषय को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर की बातचीत करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा है 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है,
तो इसकी बातचीत करेंगे। इंडियन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ऑन नहीं है, इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एट द ईड ऑफ, एट द, ऑन नहीं होता है, ठीक है, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 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 ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा बुक है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हमारा बुक का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम हो गया, ठीक है। ईव मतलब होता है इवनिंग के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये बातचीत करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमारा क्या कहते हैं चैप्टर है, जैसे कि हम भी अपने टीचर से जब पढ़ रहे होते हैं तो उस समय जो हम सीखते हैं या फिर जिस तरीके से हमें बताया जाता है, जिस तरीके से मुझे पता चलता है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो तरीका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग को ये पता चले कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। जैसे हम आपको एक छोटे से चीज़ बताते हैं। अभी हम ना एक हमारा क्या कहते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक हमारा बहुत ही अच्छा सा त्रिकोणमिति वाला एक हमारा बहुत ही अच्छा सा चैप्टर होता है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर होता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को पता है क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग को बताया जाता है कि इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या चीज़ करना है। जब हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो हम लोग को बताया जाता है कि इस त्रिकोणमिति वाले अध्याय में हमें क्या क्या चीज़ करना है, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है कि आप लोगों को इसमें कई सारे ट्रिपलेट है उसको याद करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत आप लोगों को अलग अलग जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे अभी अच्छे से याद भी नहीं आ रहा, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस पर्टिकुलर बुक में हम लोग को, बुक मतलब कि इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग को कई सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तब जा करके हमारा एक चैप्टर तैयार हो रहा होता है, ठीक है। जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, जिसको हम लोग डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को उतारना नहीं है, हम ये आपको बता रहे हैं, जिसको हम लोग डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायमेंशन, डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस में तो होता है आयाम, ठीक है। डायमेंशंस को हम लोग आयाम के तौर पे देख रहे होते हैं। आयाम मतलब होता है कि हमें किसी भी चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। व्हाट वी लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो ये जो हमारा चैप्टर है, हम ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे करके हम इंग्लिश पता नहीं धीरे धीरे बोलेंगे, अच्छे से बोलने का प्रयास करेंगे कि एक भी वर्ड क्या कहते हैं पता चले मेरे से, एक भी सेंटेंस अच्छे से हम बोल ना पाए तो आप लोग बोलेंगे कि भैया आप अच्छे से बोल नहीं पाते, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं पहले, ये मेरा चौक अच्छे से चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये भी चौक नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई सा चौक ही अच्छे से नहीं चल रहा। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम आप लोगों को लिखवाते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हमारा पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, औपनिवेशिक शासन का, एक और बार लिख देते हैं, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, शासन का प्रभाव, ठीक है। ये हम लोग का पहला चैप्टर है, ठीक है। मतलब पहला हमारा टॉपिक होने वाला है
यानी ब्रिटिशर्स के शासन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या-क्या प्रभाव पड़ा। जब हम लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बातचीत कर रहे होते हैं या फिर हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था, तो अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बातचीत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उसके क्षेत्रक की बातचीत करना होता है। ठीक है? जैसे कि हमारा जो पहला क्षेत्रक है वो क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। ठीक है? पहला क्षेत्रक हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर, जो तीसरा होता है वो हमारा होता है टर्सरी सेक्टर। तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की जब हम लोग बातचीत करते हैं, तो इसी के अंतर्गत हम लोग को देखना होता है, जो हमारा दूसरा टॉपिक हम लोग को देखने के लिए मिलता है, वो होता है हमारा कृषि क्षेत्र। ठीक है? जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कह सकते हैं। मतलब हम लोग को देखना होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग का किस तरीके का हमें देखने के लिए मिल रहा था। इन्हीं प्रभावों में हमें पढ़ना है कि कृषि क्षेत्र की स्थिति हम लोग को किस तरीके की देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है? जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी जैसे हमारे देश को मिला, 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है? जो भारत था वो ब्रिटिशर्स का करीब 180 मतलब 180 साल या 200 साल के आसपास वो हम लोग को गुलाम देखने के लिए मिला है। जो हम लोग देख रहे होते हैं 19 मतलब कि 1757, ठीक है? 1757 से 1947 तक हम लोग को करीब कह सकते हैं अप्रॉक्स में ये हम लोग का 200 साल हम लोग को ये गुलाम देखने के लिए मिलता है भारत। ठीक है? तो ये जितना गुलाम रहा, तो जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिला 1947 के बाद, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, जितने भी औपनिवेशिक शासन था मतलब अंग्रेजी शासन जो हम लोग का देखने के लिए मिलता है उसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला। मतलब यहाँ पे हम लोग इसकी बातचीत नहीं कर रहे, हम लोग बातचीत ये कर रहे हैं कि हमारे जो हम लोग का ब्रिटिशर्स था, जो हम लोग के ब्रिटिशर्स थे, उनका कृषि क्षेत्र में किस तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला। ठीक है? हमारे ब्रिटिशर्स जो भी थे, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हम लोग का देश आज़ाद हुआ, तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र किस तरीके का था। ठीक है? जो हम लोग का औद्योगिक क्षेत्र था जो हम लोग का औद्योगिक क्षेत्र था वो किस तरीके का था। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हम लोग का विदेशी व्यापार किस तरीके का था। ठीक है? उस समय हमारा विदेशी व्यापार किस तरीके का था। तो औपनिवेशिक शासन के प्रभाव पे हम लोग को बातचीत करना होता है। यानी जब अंग्रेज भारत छोड़ के गया, जब अंग्रेजी जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो 1947 में भारत छोड़ के चले जाते हैं। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? उस समय जो इंडियन इकोनॉमी था, वो हमारा किस तरीके का देखने के लिए मिलता है। तो मेनली हम लोग बातचीत ये कर रहे होते हैं कि जब जैसे ही हमारे जो अंग्रेज होते हैं, वो जैसे ही 1947 में वो भारत छोड़ के जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो 1947 में जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस तरीके की हमें देखने के लिए मिलती है। कृषि क्षेत्र हमारा किस तरीके का था, औद्योगिक क्षेत्र हमारा किस तरीके का था, विदेशी व्यापार हम लोग का किस तरीके का था। ठीक है? इन सब के अलावा हम लोग का जो जनांकिनी जनसांख्यिकी स्थिति होता है, डेमोग्राफी हमारे देश का, वो किस तरीके का था। ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं जनसांख्यिकी 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 जो हमारे जनसांख्यिकी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो हमारा डेमोग्राफी था वो किस तरीके का था। ठीक है? इसमें हम लोग जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन सबको देख रहे होते हैं। बर्थ रेट, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, डेथ रेट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है? तो इसमें कई सारी चीज़ों को हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। अभी आपको ये नहीं लिखना है, बस ये हम बहुत ही छोटा सा चीज़ बता रहे हैं। अभी हम आगे जा करके इस पे बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी हम बस ये बता रहे हैं आप लोगों को कि आपको क्या-क्या पढ़ना है ना? हम लोग को पढ़ना क्या-क्या है, इस चीज़ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो औपनिवेशिक शासन के प्रभाव पे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि ब्रिटिशर्स का हमारे शासन में, हमारे अर्थव्यवस्था में क्या-क्या प्रभाव हमें देखने के लिए मिला। पहले ये हम लोग देखेंगे। 1947 के बाद जैसे ही हमारे अंग्रेज गए, तो वैसे ही जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था था, ठीक है? जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था था वो किस तरीके का हमें देखने के लिए मिला। ठीक है? इंडियन इकोनॉमी हमें किस तरीके का देखने के लिए मिला, चाहे वो हमारा कृषि क्षेत्र था, चाहे वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था,
यहाँ तक कि हम लोग थोड़ा मोड़ा जो हमारा टर्सरी सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र होता है, उस पर भी बातचीत कर रहे होंगे। मतलब उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, मेनली हम लोग इन दोनों सेक्टर्स पे ही बातचीत कर रहे होंगे। इसके अलावा विदेशी व्यापार, जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है, जो हमारा डेमोग्राफी होता है, ठीक है, जहाँ हम अपने 12th क्लास में थे, जब इस बुक को कर रहे थे, तो उस समय जो मेरे सर थे ना, वो मेरे से एक चार्ट बनवाए थे, ठीक है, मेरे से और मेरी बहन से, क्योंकि हम और अपनी बहन, जो मेरी बहन है ना, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। तो उस समय हम क्या कहते हैं, एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा ये चैप्टर था, इस पर्टिकुलर चैप्टर का, हम कृषि क्षेत्र में क्या क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, विदेशी व्यापार में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, जनसांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल रहा होता है, सब कुछ हम लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा चीज़ लिखेंगे नोट बना करके, वो ये होगा कि जब जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसका अर्थ है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, इसका अर्थ है जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, यानी 1947 में, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर धीरे धीरे करके तैयार होगा, आपको बस मैं सुनना है, ठीक है। और जो भी चीज़ लिखवाया जाएगा उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखना है, ठीक है, जिससे कि आपका एक अच्छा नोट्स आप लोगों को बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इन सब के अलावा हम लोग को बातचीत करना होता है, कितना टॉपिक हो गया हमारा, 1 2 3, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, ये हमारा पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया, ठीक है। चौथा टॉपिक, 1 मिनट, ये हमारा हो गया चौथा टॉपिक। और इसके बाद हमारा होता है पांचवा टॉपिक, ये हमारा पांचवा टॉपिक हो गया। और उसके बाद छठा टॉपिक जो होगा, वो होगा हमारा देश की व्यावसायिक संरचना, व्यापार कैसा था, बिजनेस और ट्रेड पर भी हम लोग को बातचीत करना होता है। तो हमारा छठा टॉपिक होता है, वो होता है हमारा व्यावसायिक संरचना, ठीक है। छठा टॉपिक पे हम लोग व्यावसायिक संरचना, बिजनेस और ट्रेड की बातचीत करेंगे। और जो सातवां टॉपिक हुआ है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो आपको लिखना है व्यावसायिक संरचना, ठीक है। वहाँ पे बुक के साइड लिखा हुआ भी है, यहाँ पर अगर हम आप लोगों को दिखना है, ये तो ये जो नोट्स है ना, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस नोट से अगर आप लोग लिख सकते हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, विदेशी व्यापार कैसा था, जनांगीय स्थिति किस तरीके की थी, ठीक है। और कृषि क्षेत्र हमारा किस तरीके का था, औद्योगिक क्षेत्र हमारा किस तरीके का था। तो हमें हर एक चीज़ पर थोड़ा 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 हर एक चीज़ पे बातचीत करना होता है, और हमारे चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। देश की व्यावसायिक संरचना, व्यापार कैसा था, और लास्ट में जो हमारा एक टॉपिक होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा 5 6 छठा टॉपिक जो होगा, वो है हमारा व्यावसायिक संरचना। और जो सातवां टॉपिक होगा, वो होगा हमारा आधारित संरचना, ठीक है। आधारित, आधारित, आधारिक, आधारिक है, ठीक है। तो वो आधारित संरचना मतलब इंफ्रा, जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर था। जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं 1947 में, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं, तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, नहीं, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके की थी, उसके अंदर, उसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र किस तरीके का था, औद्योगिक क्षेत्र किस तरीके का था, विदेशी व्यापार किस तरीके का था, जनांकीय स्थिति, जिसमें हमारा जो जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, जो हमारा शिशु मृत्यु दर होता है, वो किस तरीके का था, जो हमारे देश का जो व्यावसायिक संरचना होता है, जो हमारा व्यापार होता है, वो किस तरीके का था, ठीक है, बिजनेस किस तरीके का था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सातवां पॉइंट था, वो था हमारा आधारिक संरचना, मतलब उस समय देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो किस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये टॉपिक है हमारा सात, उन सातों के सारे, सातों के सातों टॉपिक पे हमें एक एक करके चर्चा करना है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को जो हम लोग कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को हर एक चीज़ को लिखना है, ठीक है। जो भी चीज़ आप अपने मुंह से बोले हो, और अगर बोर्ड में ना लिखी हो, तो उसको भी अगर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगे कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। हो सकता है वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका काम आ सके,
ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा चीज, वैसे जो भी चीज हम बोर्ड में लिखेंगे ना, ज्यादातर आपको वही चीज फॉलो करना है। ठीक है। तो विदेशी व्यापार हमारा, इंग्लिश में हम एक बार बोलते हैं, जो हमारा कॉलोनियल रूल था वो कैसा था। कृषि क्षेत्र में था एग्रीकल्चर सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र में तो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। और इसके अलावा हमारा डेमोग्राफी किस तरीके का था, विदेशी व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड, और देश की व्यावसायिक संरचना मतलब बिजनेस एंड ट्रेड आधारित संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग उठाएंगे जो होगा हमारा औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, यानी ब्रिटिशर्स के शासन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है। मतलब जब ब्रिटिशर्स थे, उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला, उस पर हमें बातचीत करना है। ठीक है। तो एक और बार हम आपको जो डायमेंशंस है ना उसको एक बार दिखला देते हैं। आप लोग अगर चाहे तो इस तरीके से, मुझे मेरे सर लिखवाए थे, अगर आप लोग चाहे तो इस तरीके से भी आप लोग अपना डायमेंशंस को लिख सकते हैं। ठीक है। आधारिक संरचना, व्यावसायिक संरचना, व्यापार देश का कैसा था, जनांकीय स्थिति। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औपनिवेशिक शासन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। और ये नोट भी आप लोग लिख सकते हैं कि अंग्रेज जब गए तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, हमने कृषि में क्या किया, हमने उद्योग में क्या किया, हमने सेवा क्षेत्र विदेशी व्यापार में क्या किया। ठीक है। तो ये भी आप लोग अगर चाहें तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए थे, और जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए थे, और उन्हीं नोट्स के वजह से हम अभी आप लोगों को बता पा रहे हैं। ठीक है। तो नोट्स जो होता है ना, वो हम स्टूडेंट का एक हथियार होता है, वो हम स्टूडेंट का एक बहुत ही शस्त्र होता है। ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल्स। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल कॉलोनियल रूल्स। ठीक है। तो इसमें समाज के सभी वर्गों का शोषण हो रहा था। जो अंग्रेज थे, उनका 180 वर्षों तक शासन हुआ भारत जैसे देश में। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो हम लोग को पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वो जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि समाज के सभी वर्गों का शोषण किया। अंग्रेज जो थे, उन्होंने समाज के जितने भी वर्ग देखने के लिए मिले, पहला आप लोग पॉइंट लिखेंगे समाज के सभी वर्गों का शोषण, सभी वर्गों का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था, जैसे ही हमारे जो देश था, उस देश में वो अलग अलग प्रकार की जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसको उन्होंने लागू किया था। दोषपूर्ण जो भू राजस्व होता है, उसको अंग्रेजों ने लागू किया था। तो उससे पता क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो हमारा कृषि था, उसमें हम लोग को पिछड़ापन देखने के लिए मिला। इसका मतलब हम लोग का जो कृषि था और उद्योग था, वो हम लोग का बहुत ही ज्यादा खराब होता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है। तो समाज के सभी वर्गों का शोषण, जैसा कि हमें पता है कि जो अंग्रेज थे, औपनिवेशिक शासन का अर्थ अगर हम बताएं तो ब्रिटिशर्स के शासन के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। तो समाज के सभी वर्गों का शोषण हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है। पहला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ, इसको आप लोग लिखेंगे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी, एवरी क्लास एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट होगा जिसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है। समाज के सभी वर्गों का शोषण किया, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी। और एक होगा दोषपूर्ण भू राजस्व लागू किया। जो अंग्रेज थे, उन्होंने डिफेक्टिव लैंड सिस्टम जो हमारा होता है, वो भी अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। तो हमारा जो दोषपूर्ण दोषपूर्ण
भू राजस्व लागू करना। और इसके अंतर्गत इसको आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे डिफेक्टिव लैंड पॉलिसी। इसके अंतर्गत आपका क्या कहते हैं, भू राजस्व मतलब जमींदारी प्रथा, जो हमारा स्थायी बंदोबस्त होता है जमींदारी प्रथा, वो हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिला। जो हम लोग का रैयतवाड़ी होता है, ठीक है, रैयतवाड़ी, वो हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिला। जिस तरीके से हम अपने फाउंडेशन कोर्स में सीखे हैं, जिस तरीके से हम अपने फाउंडेशन कोर्स में जैसे हम टीचर को फॉलो किए, ठीक है, तो उसी तरीके से हम आप लोगों को लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कि एक अच्छा नोट्स, जो कहते नहीं, मेरे से भी जो बहुत ही बेस्ट टीचर होते हैं, उन्होंने जिस तरीके से मुझे नोट्स वो बनवाए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो सर होते हैं, उसी तरीके से हम आप लोगों का नोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इन सब के अलावा जब अपने 10th क्लास, जब हम 11th क्लास में थे, तो उस समय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम ऐड कर देंगे इन नोट्स में, जिससे कि अच्छा हमारा विषय और हमारा जो एग्जाम है उसमें हमें सफलता देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा जो जमींदारी प्रथा होता है, रैयतवाड़ी प्रथा होता है, ठीक है, और हमारा जो महालवाड़ी, महाल महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी प्रथा, ये जो हमें देखने के लिए मिलता है, ये हम लोग को अंग्रेजों के समय लागू होता हुआ देखने के लिए मिला। मतलब कहने का आशय ये है, अंग्रेजों जो अंग्रेज थे वो इनको लागू किए, और इसके वजह से ये जो हमारा 3 गो प्रथा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, इसकी वजह से जो कृषि था, जो कृषि था, कृषि में पिछड़ापन देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, जो मैं कृषि था उसमें पिछड़ापन आ रहा है। ठीक है, और प्लस में जो उद्योग होता है ना, जो उद्योगों में पिछड़ापन, ये भी हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है, उद्योगों में पिछड़ापन, ठीक है, पिछड़ापन, ठीक है, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सही में हम सही बताए ना, तो हम फाउंडेशन क्लास को करते समय हम ऐसा बहुत बार सोच रहे थे कि हम आप लोगों को बताए कि नहीं बताए, कि ये जो कोर्स है, ये जो हम जितना भी आपको बता पा रहे हैं, ये हम अपने फाउंडेशन क्लास जो हम लोग का होता है एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे कि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो फाउंडेशन क्लास है, उसके हिसाब से अगर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे तो हम एक अच्छे तरीके से आप लोगों का नोट्स बनवा सकते हैं। ठीक है, और जब हम 11th क्लास में जो इस बुक को कर रहे थे, तो उस समय जिस तरीके से मुझे सर बताए थे, वो वाला भी तरीका बेस्ट था। बट मुझे ज़्यादा तरीका जो बेस्ट लगा था वो फाउंडेशन क्लास में जिस तरीके से मुझे मेरे सर बताए हैं, वैसा वाला हम सोच रहे हैं कि उसी तरीके से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो कृषि और उद्योगों का पिछड़ापन और हमारे विदेशी व्यापार में कमी हो गया। इन सब के अलावा जो कहते नहीं, औपनिवेशिक शासन जो हमारा ब्रिटिश शासन था, उसका जो एक और प्रभाव हमें देखने के लिए मिला, वो हम लोग को देखने के लिए मिला हमारे विदेशी व्यापार में कमी। ठीक है, जो हमारा विदेशी व्यापार था, जो हमारा विदेशी व्यापार होता है उसमें हमें कमी देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, और इससे इन सब के चलते जो बेरोजगारी है, जो हम लोग का क्या कहते हैं गरीबी है, वो भी हमें उसमें भी वृद्धि देखने के लिए मिला। इन सब के चलते जो हमारा बेरोजगारी होता है, ठीक है, बेरोजगारी प्लस जो गरीबी है, उन सब में हमें वृद्धि देखने के लिए मिला। तो बस यही था हम लोग का पहला टॉपिक। ठीक है, ये जो पहला टॉपिक होता है वो हमारा कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, और बस छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग को जानना होता है, और इस तरीके से हम लोग हमारा जो टॉपिक होता है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बस हम लोग को ये टॉपिक हम लोग का बस इतना ही हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और वास्तव में अगर हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल जो हम लोग का ब्रिटिशर्स के जो शासन का जो हमारे देश में किस तरीके से प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आज़ादी के बाद समाज के जितने भी वर्ग हैं, उन पर हम लोग को शोषण देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, समाज के सभी वर्गों का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किए थे, वो लोग अल्टीमेटली समाज के जितने भी वर्ग थे उन पे वो लोग शोषण किए थे। ठीक है, और इसके अलावा जो दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था होता है, जो डिफेक्टिव लैंड पॉलिसी होता है वो लोग लागू कर रहे होते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो ब्रिटिशर्स हम लोग को देखने के लिए मिल रहे होते हैं, वो जो ब्रिटिशर्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, ब्रिटिशर्स जितने भी होते हैं ना, वो हम लोगों के क्या कहते हैं, वो जो किसान होते हैं उनके पास उनका जमीन होता है, बट वो जो जमीन उनको देखने के लिए मिलता है, उस पर्टिकुलर जमीन को
वो क्या कर रहे होते हैं, जैसे कि किसान है, उस किसान के पास पहले बहुत सारी ज़मीन था। पहले उसी उस उस किसान से ज़मीन को ब्रिटिशर्स लोग जो होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है? और लेने के पश्चात मतलब राजा वगैरह से माँग करके उनकी ज़मीनों को ले लिए और लेने के बाद ज़मींदारों को लगाए और ज़मींदारों को लगाने के बाद उसी में किसानों को किराएदार बना दिए, काश्तकार जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें अभी पता चलेगा, ठीक है? तो आज का जो क्लास है इसको हम यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक है? हम पहले देखना चाहते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो हम आगे की जो क्लास होगा उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और जो आगे का जितना भी कक्षा होगा उसको हम शुरू करेंगे। तो हम लोग का जो पहला जो चैप्टर है उस पहले चैप्टर का हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को तब भी लगे कि इसमें कुछ कमी हम लोग को देखने के लिए मिला, ठीक है? तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है? मुझे बताएंगे जिससे कि हम वो जो कमी है उसको सुधार करेंगे, ठीक है? और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो हम जा रहे हैं अपना क्या कहते हैं मैथमेटिक्स और जितने भी क्लासेस हैं उनको अटेंड करेंगे, ठीक है? आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कीजिए और आपका एक होमवर्क हम देना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे भी बहुत होमवर्क मिल रहा होता है, तो हम सोचे कि आप लोगों को भी होमवर्क दें, ठीक है? तो हम एक होमवर्क देना चाहेंगे, वो होमवर्क ये होगा कि ये जो हमारा होमवर्क है वो होमवर्क हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा कि आपको क्या करना है, जो बुक का जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, उसको पढ़ना है, ठीक है? और उसमें अगर आपको कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो एक्स्ट्रा जो आपका पॉइंट होगा, उन पॉइंटों को आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ठीक है? जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लोग मुझे शेयर करेंगे, ठीक है? और भी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है? और जितनी भी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लगे जो कि हम और आपको बता सकते थे तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है किताब को कि आप लोग मुझे भी समझा सके, ठीक है? जिससे कि आप लोग मुझे भी परिचय और पहला जो 1.2 वाला जो टॉपिक है औपनिवेशिक क्षेत्रक वाला, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो आर्थिक विकास है, ये वाला जो टॉपिक है इसको आप लोगों को इस किताब से पढ़ना है, ठीक है? तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है उसका हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है? तो चलिए हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में।